नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राउड न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। क्या सच में ईवीएम एक कंप्यूटर है? बात कह रहे हैं विजय मानकर अपने संबोधन में। जनता को संबोधन करते हुए विजय मानकर ने कहा, नागपुर में चुनाव के दौरान गरीबी का मुद्दा जनता के बीच रखते हुए विजय मानकर साहब ने आगे कहा, देश की अर्थव्यवस्था गरीबी रेखा से नीचे जा रही है। देश में अच्छी नीतियों की जरूरत है। ये नीतियाँ एपीआई के पास है। 80 पॉइंट की नीतियों से देश में होगा विकास। हाल ही में नागपुर में बीजेपी की रैली से स्पष्ट होता है कि बीजेपी नागपुर से अपनी सीट खोती नजर आ रही है और विजय मानकर की 80 नीतियों का असर नागपुर की जनता को खूब पसंद आ रहा है। नागपुर की जनता सांसद चुनकर भेजेगी विजय मानकर को इस बार। विजय मानकर की नीतियों के कारण विजय मानकर जाएंगे पार्लियामेंट में। आपके जानकारी के लिए मैंने कल 10 तारीख को नागपुर हाई कोर्ट में ईवीएम मशीन को लेकर देश की एक बड़ी ऐतिहासिक पिटीशन की है। ईवीएम एक कंप्यूटर है और वो यदि कंप्यूटर है तो उस पर जो कंप्यूटर का कानून है देश का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये अप्लाई होता है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस कानून को उसके ऊपर अप्लाई ना करते हुए 30 मार्च का नोटिफिकेशन निकाला। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मैनुअल है ईवीएम का, वो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के कोई भी प्रोविजन को कंप्लाई नहीं करता। इसका अर्थ ये कि इस मशीन में जो सोर्स कोड लिखा गया है वो किस लॉ के तहत लिखा गया है ये हमें नहीं मालूम। जो हम वोट डालते हैं और वोट वही जाता है या नहीं जाता है, वोट वैसे ही गिनती होता है या नहीं होता है, ये जानने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। केवल वीवीपैट में सिंबल दिख जाने से ये कंफर्म नहीं होता इलेक्ट्रॉनिकली कि वो वोट वहीं गया जहां हमने उसको दिया और वहीं काउंट हुआ। अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का बहुत बड़ा ओपन विंडो है, स्कोप है। और इसलिए मैंने नागपुर हाई कोर्ट में एक याचिका रिट पिटीशन जो है कल दाखिल की है कि इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग इसमें होगी या नहीं होगी, ये जानने का हमारे पास में कोई जो है रास्ता नहीं है। हमारा वोट हम जो डाल रहे हैं वो वहीं जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये जानने का हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी सर्टिफिकेशन, एग्रीमेंट, लाइसेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस, ऑडिट लॉग्स एंड ट्रेल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। और इसलिए मैंने ईवीएम मशीन की लीगैलिटी को चैलेंज किया है। सेक्शन 61A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड रूल 49A एंड बी ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को मैंने चैलेंज किया है और ये हमारे मूलभूत अधिकारों का भी वायलेशन है। ये मैंने ऐतिहासिक देश में पहली बार एक पिटीशन जो है वो दाखिल की है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बाकी जो कैंडिडेट थे उनके भी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ईवीएम को मैंने लीगली चैलेंज किया है और नागपुर के वोटर्स और देश के वोटर्स को ये कंफर्मेशन हो प्रॉपरली और आईटी एक्ट का कंप्लायंस हो, ये पिटीशन का जो है क्रक्स है। क्योंकि पिटीशन हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन ईवीएम का जो सोल्यूशन है जो मैं लीगल वे में जो है वो प्रॉपर ढंग से लाने का पूरा मेरा कमिटमेंट है। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। ये देश का चुनाव है और देश को वैज्ञानिक और विकसित इंडिया बनाने के लिए हमने बहुत बड़ी पॉलिसी डिक्लेयर की है, राइटिंग में है, जो हमने 13 फरवरी को डिक्लेयर किया है। हमारा देश अगर हमें वैज्ञानिक और विकसित बनाना है तो उसके लिए एक नए मॉडल की जरूरत है। क्या मॉडल की जरूरत है? 5% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन, 5% ऑफ जीडीपी ऑन एम्प्लॉयमेंट, 2% ऑफ जीडीपी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अर्थात शिक्षा पर हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका 5% खर्चा किया जाना चाहिए। रोजगार के ऊपर 5% जीडीपी का खर्चा करने की जरूरत है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर 2% खर्चा करने की जरूरत है। हर बच्चे को, गरीब का हो या अमीर का हो, 12वीं कक्षा तक एक जैसे इंटरनेशनल करिकुलम में उसे फ्री पढ़ाने की जरूरत है। उच्च शिक्षा को बिल्कुल सस्ता करने की जरूरत है। तब जाके इंडिया में टैलेंट डेवलपमेंट होगा और ये टैलेंट डेवलपमेंट होगा, उसमें इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा और तब जाके इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा। दूसरा, देश को 1 करोड़ जॉब्स की जरूरत है जिसमें कि 20 लाख सरकारी नौकरियों में सेंट्रल गवर्नमेंट
स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड लोकल सेल्फ बॉडीज में जो है जॉब क्रिएशन की जरूरत है। 80 लाख प्राइवेट सेक्टर में एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्रिएट करने की जरूरत है। उसके लिए जीडीपी का 5% खर्चा करने की जरूरत है। और तीसरा जो है, इंडिया को अगर साइंटिफिक और डेवलप बनाना है तो वो धर्म और जाति के आधार पे नहीं होगा, वो ज्ञान विज्ञान के आधार पे होगा। इसलिए 2% हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर खर्च करने की जरूरत है। ये यूनिक पॉलिसी पहली बार इंडिया में डेवलप करने वाला मैं पहला लीडर हूँ, हमारी पार्टी है और हम 100 सीटों पर देश के 20 राज्यों में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। यदि हमारे ज़्यादा एमपीज आते हैं या हम गवर्नमेंट बनाने के पोजीशन में आते हैं तो इस पॉलिसीज को हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। दूसरी बात, इंदिरा गांधी जी ने 1970 के दशक में ये कहा था गरीबी हटाओ, गरीबी आज तक नहीं हटी। अब मोदी जी के मित्र अडानी जी ये कह रहे हैं कि 47 तक गरीबी दूर होगी। नो मिस्टर अडानी जी, यू आर रॉन्ग। यू डोंट नो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस इन द प्रॉपर मैनर। यू मे बी अ वेरी बिग बिजनेसमैन बट यू आर नॉट अ स्कॉलर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। देश की गरीबी ऐसे दूर नहीं होगी। देश के गरीबों को अगर मध्यम अमीर बनाना है तो उसके लिए विशेष नीतियों की जरूरत है। क्या नीति की जरूरत है? हमारी गवर्नमेंट अगर बनती है तो देश के इतिहास में पहली बार 3,75,000 का म्यूचुअल फंड हम इन 3,70,00,000 गरीब परिवारों को बना कर देंगे, जो 5 साल में 8 लाख हो जाएगा और 10 साल में 15 लाख होगा। ये पहला पॉइंट है। कोई भी देश का नागरिक 18 साल का होते ही, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो या थर्ड जेंडर हो, उसको हर महीना 500 रुपए जो है मृत्यु तक मिलेगा। बुजुर्गों को 64 ईयर्स के जो बुजुर्ग हो गए जिनको गवर्नमेंट का कोई भी पेंशन नहीं है, उन्हें 3,500 रुपए महीना पेंशन जो है वो हमारी गवर्नमेंट देगी। गैस सिलेंडर 500 रुपए में जो है आपको 9 सिलेंडर जो है वो 500 रुपए में मिलेंगे। 200 यूनिट तक बिजली जो है वो माफ रहेगी। ये जो है महत्वपूर्ण बात है। और एक आधार कार्ड की तरह एक हेल्थ कार्ड बनेगा। उस हेल्थ कार्ड में कोई भी व्यक्ति ब्लड टेस्ट से लेके ऑपरेशन से लेके पोस्ट ट्रीटमेंट केयर, जो डॉक्टर 2-3 महीने तक के जो दवाई लिखते हैं, वहां तक 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री होगा। यदि आप काम के लिए जा रहे हैं, 460 लोग आज हमारे देश के रोड पर, हमारे देश के गलत रोड के डिजाइन की वजह से, जो हमारे देश के जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है, जो नागपुर के सांसद है रोडकरी जी, उनके गलत रोड के डिजाइन बनाने की वजह से आज भी 460 लोग देश में हर दिन रोड पर मर जाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं है अगर उन्होंने खुद नहीं बनाया हो तो। यदि आप गरीब हैं, अगर 82 करोड़ लोगों के जो गरीब है, अगर 82 करोड़ लोगों के जो परिवार है, उसमें यदि आप है तो आपके परिवारों को 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है हमारी गवर्नमेंट देगी। और इसके साथ देश में मैक्स प्लैंक चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट, मैक्स प्लैंक चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट, मैक्स प्लैंक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सृष्टि की स्केल को डिजाइन किया, और चंद्रशेखर हमारे यहाँ के फिजिसिस्ट। ये दोनों के नाम से हम कॉस्मोस के लॉज पर, फिजिकल लॉज ऑफ द वर्ल्ड पर सबसे एडवांस रिसर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। जो अमेरिका में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूशन है, उससे भी बड़ा रिसर्च साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हमारे देश के अंदर में हम बनाएंगे, ताकि इंडिया एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कंट्री हो सके। यदि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमें अगर एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो ये मॉडल अडॉप्ट करने की जरूरत है। और इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी साफ झूठ बोल रहे हैं, और मैं उनको कई दिनों से ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। मेरे चैलेंज को वो स्वीकार करें या ना करें ये मैं नहीं जानता, क्योंकि वो टेलीविजन पर लाइव डिबेट में तो किसी के साथ आते नहीं है, ना आए। लेकिन 10 सालों में उन्होंने क्या किया ये बताने के बजाय, आने वाले 5 सालों में मोदी जी क्या करेंगे ये बताने के बजाय, मोदी जी ये कह रहे हैं कि 2047 में मैं विकसित भारत बनाऊंगा। अभी मोदी जी की उम्र लगभग 74 साल है, शायद वो 100 साल के ऊपर जिए, उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन केवल 4 आंकड़े मोदी जी डिक्लेयर करके बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद उनको किसी तरह की नीति की समझ है। What are the 4 statistical data I am asking from the Prime Minister of India? 1, कि 2047 में इंडिया का GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ये डॉलर टर्म्स में कितना होगा, डॉलर टर्म्स में, इसको मोदी जी डिक्लेयर करके दिखा दे। दूसरा,
ग्रॉस नेशनल इनकम इंडिया की प्रति व्यक्ति आय ये 2047 में कितनी होगी इसको डिक्लेयर करके बता दे। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो हर साल लगने वाला जो ग्रोथ रेट है परसेंटाइल टर्म्स में, उसको मोदी जी डिक्लेयर करके बता दे। मैं मान जाऊंगा कि ये देश के प्रधानमंत्री को कोई अर्थशास्त्र और फिनांस की जो है वो समझ है। और इसलिए मोदी जी जो कह रहे हैं हम तीसरे नंबर पर इंडिया को ला रहे हैं, वो साफ झूठ कह रहे हैं। आप अगर अमेरिका और चाइना के बाद $5 ट्रिलियन इकोनॉमी यदि आप बन जाते हैं तो इंडिया का जीडीपी अगर तीसरे नंबर पर आता है, इसका अर्थ यह नहीं कि इंडिया का हर व्यक्ति तीसरे नंबर पर आया। नो, पर कैपिटा इनकम में, जिसको ग्रॉस नेशनल इनकम कहा जाता है, इंडिया 128वें नंबर पर है। अगर आप हंगर इंडेक्स में देखें तो इंडिया की बहुत बुरी हालत है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की बहुत बुरी हालत है। इसलिए मोदी जी जो है वो साफ झूठ कह रहे हैं कि हम तीसरे नंबर पर इंडिया को ला रहे हैं। नो, मिस्टर मोदी, India is on 128th rank as far as the per capita income of the Indians is far behind. चाइना के लोगों के पास हमसे 2.5 गुना ज्यादा संपत्ति है, जापान के लोगों के पास हमसे 6 गुना ज्यादा संपत्ति है, जर्मनी के लोगों के पास हमसे 8 गुना ज्यादा संपत्ति है और अमेरिका के लोगों के पास हमसे 10 गुना ज्यादा संपत्ति है। मोदी जी ये बताए कि इंडिया के अंदर युवाओं को जॉब्स कैसे क्रिएट होगा, हमारा पर कैपिटा इनकम कैसे ऊपर आएगा, गरीबी कैसे दूर होगी, ये ना बताते हुए कहते हैं हम 82 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अगर मेरे जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर होता तो शायद शर्म के वजह से मर जाता। अगर मेरे देश के 10 साल की गवर्नमेंट के बाद भी मुझे 82 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, दैट मीन्स माय गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू क्रिएट द पर कैपिटा इनकम ऑफ द सिटीजंस ऑफ इंडिया। मेरे देश के नागरिकों की पर कैपिटा इनकम जो है मैं बढ़ाने में फेलियर हुआ हूँ। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मुझे हार्ट अटैक आ जाता शर्म की वजह से। 10 साल की गवर्नमेंट के बाद भी जो प्रधानमंत्री ऐसा कहता हो कि मैं राशन दे रहा हूँ, वो प्राइम मिनिस्टर को जरूर सोचना चाहिए कि क्या उनकी सही नीति है या नहीं है। आखिरी में जाते जाते इस महान प्रधानमंत्री की और एक बात बोलते जाऊंगा। ये प्रधानमंत्री जी कहते थे मैं न खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं न खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं न खाऊंगा ना खाने दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड केस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेटा वेबसाइट पर अपलोड किया। क्या कहता है ये डेटा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक हाथ से कंपनी को ऑर्डर दिया, दूसरे हाथ से पैसा लिया, एक हाथ से ऑर्डर दिया, दूसरे हाथ से पैसा लिया। कितना लिया? 6,000 करोड़ रुपया। 6,000 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार के मंत्रियों ने, मोदी जी के स्वयं के मंत्रालय ने एक हाथ से ऑर्डर दिया, दूसरे हाथ से पैसा लिया। 6,000 करोड़ रुपया पॉलिटिकल करप्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उसमें का 825 करोड़ रुपया रोडकरी जी के मंत्रालय ने ऑर्डर दिया, पैसे लिया, ऑर्डर दिया, पैसे लिया। कंपनियों के नाम बताता हूँ। नवयुग कंपनी से 55 करोड़ रुपए लिए, डीएलएफ कमर्शियल लिमिटेड से 170 करोड़ रुपए लिए और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से 600 करोड़ रुपए लिया। ये नागपुर के खासदार के मंत्रालय से 825 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉलिटिकल करप्शन जो है इस मंत्री ने किया। और ये मंत्री कहते हैं भाजपाचे लोक म्हणतात आणि नागपूरच्या लोकांनी काय बॅनर लावलं होतं, आता रोडकरींना बिनविरुद्ध निवडून द्या। अरे मूर्खांनो, बिनविरुद्ध निवडणूक लोकशाहीमध्ये कधी झाली आहे काय? अरे लोकशाहीमध्ये नेहमीच निवडणूक होत असते आणि लोकशाहीमध्ये निवडणुकीनेच शेवटी जे आहे तो प्रतिनिधी जातो। नागपुर के कुछ लोगों ने बैनर लगाए, अगर कोई खड़ा नहीं भी होता तो विजय मानकर खड़ा होता था। ये बात आप ध्यान में रखिए। डेमोक्रेसी में हरदम चुनाव से ही डिसीजन होता है और चुनाव से ही डिसीजन होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं इनको बिन विरोध भेजो, भेजो। क्यों भेजो भाई? ऐसा कौन सा बड़ा काम किया? तो ये कहते हैं रोडकरी ने खूप रोड बनवले, खूप ब्रिजेस बनवले, खूप टनल्स बनवले। हो खरं आहे, यांनी खूप रोड बनवले, टनल बनवले, ब्रिजेस बनवले। आता हे रोड 50 वर्षासाठी झालेत। आता वर्ल्ड बँकची रिपोर्ट काय म्हणते? वर्ल्ड बँकची रिपोर्ट हे म्हणत आहे की गडकरींच्या मंत्रालयाने रॉंग रोड डिझाईन बनवल्यामुळे आपल्या देशाला प्रत्येक वर्षाला 3 ते 5% ऑफ द जीडीपी, दॅट मीन्स 9 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ का नुकसान आपल्या देशाला दरवर्षी होत आहे, एका वर्षाला नाही।
म्हणजे जर 10 वर्षाचा जर मी ॲग्रिगेट काढलं, 10 वर्षाचं जर ॲग्रिगेट काढलं तर आपल्या